नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रशपाल वर्मा जी। वर्मा साहब, आपका स्वागत है। विनोद जी नमस्कार है जी। रशपाल जी, सवाल ये उठता है कि अब सारी सियासत पिछड़े वर्ग पर चल रही है, दलितों पर चल रही है, आदिवासियों पर चल रही है, और मुद्दा ही, प्रचार का मुद्दा ही इस पर अब केंद्र बिंदु हो गया है कि आरक्षण। अब आपका दायित्व बन जाता है कि कांग्रेस मुखरता से इस बात की बार बार कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार दोबारा हुकूमत में आती है तो आरक्षण के साथ छेड़खानी करेगी, संविधान में बदलाव करेगी और आरक्षण को बदल देगी, कम कर देगी। बात ऐसे है भाई साहब कि कोई भी आरक्षण को छेड़ नहीं सकता है जी। ना ही कोई संविधान के साथ छेड़खानी कर सकता है जी। क्योंकि जो भी पार्टी हिंदुस्तान में राज करना चाहती है वो आरक्षण के साथ हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की पॉपुलेशन है तो इन्हीं तीनों कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, तो फिर कैसे आरक्षण समाप्त हो सकता है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है और गुमराह कर रहे हैं। आज तक आरक्षण बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इंसाफ देने की कोशिश पूरे हिंदुस्तान के अंदर की है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो ओबीसी है। तो मैं नहीं समझता कि लोगों का जो यकीन है कांग्रेस पर, ये लोग कभी यकीन करेंगे, क्योंकि 60 साल इन्होंने ही राज किया और ओबीसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आप जम्मू कश्मीर की बात करो, चाहे हमें आज 8% दिया, लेकिन उन्होंने तो दिए नहीं। और इन्होंने तो ओबीसी हमें मानना नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जी। हम पूरे हिंदुस्तान की बात बाद में करते हैं। इन्होंने तो हमें यहाँ पर ओएससी बना के रखा था जी। तो अभी पार्लियामेंट में पिछले दिनों जो पिछले सेशन हुआ तो उसमें ओबीसी का हमें नॉमेनक्लेचर उसको चेंज करके ओएससी को ओबीसी किया। तो कहाँ लोग मानेंगे कांग्रेस की बात, जिन्होंने 60 साल राज लेकिन करने जब के बाद। आपके प्रत्याशी ये कहते हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें दीजिए, हमने कुछ संविधान में बदलाव करना है, तो डाउट तो होता है, और वो डाउट पैदा करने में कांग्रेस पूरा खेला कर रही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है जी। लेकिन लोग नहीं यकीन करते इनका। कांग्रेस ने किया ही कुछ नहीं ओबीसी के लिए। आज हमारे सेंटर में आप देखते हैं 27 मंत्री हैं, यूपी में भी हमारे 22 मंत्री हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बाकी स्टेट हैं वहाँ पर भी कहीं डिप्टी सीएम है कोई, कहीं सीएम है कोई ओबीसी का। भारतीय जनता पार्टी ने बेसिकली जो मोदी जी हैं उन्होंने प्रैक्टिकल करके ओबीसी के लिए या एससी के लिए या एसटी के लिए करके दिखाया, सिर्फ जुमलाबाजी नहीं की है उन्होंने ओबीसी एससी एसटी के लिए। और लोग भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और ख़ासकर मोदी जी पर पूरा यकीन रखते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं वो मोदी जी करते हैं, और आज तक उन्होंने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। जो पैंतरा कांग्रेस ने चला है या इंडिया ब्लॉक ने समूचे देश में चला है पिछड़े वर्ग को लेकर के, उनको डाइवर्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा है उसको काउंटर कैसे कर रहा है? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एटलीस्ट आप पिछड़े वर्ग के बीच में पेनिट्रेट कीजिए, उनको बचाइए। आज भी मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में का इलेक्शन हो गया, 26 को हमारा जम्मू पार्लियामेंट्री का भी हो गया, और ओबीसी ने आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। लोगों ने अपने नरेंद्र भाई मोदी पर एक बार फिर से विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही ओबीसी ने वोट डाला है, और वोट डालने का कारण यही है कि अगर उम्मीदें हैं तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी पर उम्मीदें हैं, और वो खरे उतर रहे हैं हम सब के लिए। लेकिन कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी, चाहे लाल सिंह हो, रमन भल्ला हो, कांग्रेस के बड़े नेता ये तर्क दे रहे हैं कि ओबीसी और एससी ने हमें वोट दिया है, और ये दावा भी कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने भी कोई 150 के आसपास नुक्कड़ बैठक की है जी। तो नुक्कड़ बैठकों को मैं पता चल जाता है कि कितने, हालांकि मैं जाता था, लोग इकट्ठे होते थे, बातचीत तो होती थी, लेकिन लोग बाद में यही कहते थे कि भाई ये वोट तो हमने मोदी जी को डालना है। तो फिर ये कहाँ जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। और जो खासकर जो महिलाएं हैं उनका तो 100% वोट मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को है। बाकी जगह भूल जाएंगे हम ये दोनों सीटें जीत पाएंगे, कहीं नहीं। मार्जिन कम हो सकता है लेकिन जीतेंगे हम। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ओबीसी ने
चंक में वोट कांग्रेस को दिया हो? नहीं किया, जी नहीं किया। मेरी बात हुई है, हर जगह बात हुई है। जी थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन मेजॉरिटी में मुझे लगता है कि 70-30 का खेल रहा होगा। 70% आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट आया है और 30% आगे पीछे गया होगा। जी। अगले 2 फेस हो चुके हैं, अगले फेसेस में ये वोट डाइवर्ट ना हो कांग्रेस की तरफ। बात ऐसे कि अब जो 3 हमारी इलेक्शन रह गई हैं। ओवरऑल, अच्छा, ओवरऑल कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय सचिव मैं हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय, मोदी जी के सिवाय ओबीसी का वोट, मैं SC ST की बात नहीं करूंगा जी कि मेरा काम है ओबीसी में काम करने का, जो दायित्व मुझे मिला मैं कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ओबीसी का वोट जो है वो कहीं आगे पीछे डाइवर्ट होगा, कि एक कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा मायने रखता है, चाहे वो छोटा नेता है चाहे बड़ा नेता है। लेकिन मोदी जी तो पूरे दुनिया के इस समय नेता हैं। अगर पूरी दुनिया उन पर कॉन्फिडेंस जिता रही है तो हमारे लोग भी उसी तरह मोदी जी पर ही कॉन्फिडेंस जिता रहे, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। रशपाल वर्मा जी, क्या फिगर क्या बताती है कि कश्मीर में कितना ओबीसी समुदाय है? आपके मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं कश्मीर में? पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई 45 लाख के आसपास हमारा ओबीसी है। यानी डिसाइडिंग फैक्टर है वो, चाहे लोकसभा डिसाइडिंग हो चाहे फैक्टर, विधानसभा बिल्कुल हो। बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। हमारा वोट 45, अगर पूरी 1,40,00,000 अगर पॉपुलेशन है तो उसमें 45 लाख अगर ओबीसी की पॉपुलेशन है, डिसाइडिंग वो जिताने वाली पॉपुलेशन है हमारे पास। जी कोई ऐसी विधानसभा नहीं है 90 के 90 जिसमें हमारी 15 से लेकर 40,000 तक वोट किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर है। 15 से कम किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा ओबीसी का वोटर नहीं। जी। तो आपने 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्यों छोड़ दिया? क्यों आपने प्रत्याशी वहाँ पे नहीं दिया? अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो। देखो भाई साहब, ये बड़े लेवल की बात है। उन्होंने क्या सोचा है वो ही जाने, क्योंकि हम उसमें उस लेवल के अभी उसमें हमारा है नहीं कुछ भी। तो वो ऊपर वाले ने कोई ना कोई ज़रूर सोचा होगा कि हमने आगे क्या करना है, जहाँ आगे कोई किसी के साथ अलायंस को 3 सीटें वो दी हैं। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो बड़े लेवल की बात है कि उन्होंने क्या डिसाइड कर। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें 3 सीटों पर इलेक्शन वहाँ पर लड़ना चाहिए था। एक तो हमारा वोट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट आता है, 2 लाख आता है, वहाँ पर 3 लाख आता है, तो वो वोट हमारा इंटैक्ट रहता है आगे के लिए भी, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन आता है, चाहे BDC का आता है, DDC का आता है, चाहे पंचायत का आता है, चाहे म्यूनसिपल कमेटियों का आता है। तो वो इंटैक्ट रखना वोट वो बड़ा ज़रूरी था। लेकिन अब ऊपर वालों का फैसला, उसको हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने किस आधार पर, किस बेस पर उन्होंने क्या सोचा है। हो सकता है कोई उन्होंने बड़ा सोचा हो, तो इसलिए उन्होंने। लेकिन उनको ये मौका मिल जाता है कि आप जब एक तरफ कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुई, G20 का सफल आयोजन हुआ, बड़े बड़े क्लेम करते हैं आप, पर्यटक आए, 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए, फिर आप जब मैदान में नहीं उतारते हैं तो बाकी पार्टियों को आप पर आरोप लगाने का मौका मिल जाता है। नहीं, वो तो होता ही है जी। मौका देना भी नहीं चाहिए बेसिकली, चाहे कोई हारे जीते। लेकिन कैंडिडेट तीनों होने चाहिए थे। जो हमारी अनंतनाग राजौरी सीट है वहाँ पर भी होने चाहिए, श्रीनगर वाले, बारामूला, तीनों पर होने चाहिए थे वोट, चाहे हमें जितने मर्जी मिलते। मुझे लगता था मुझे बारामूला और अपने पुंछ राजौरी अनंतनाग वाली सीट, मेरा मानना है, जो हम जीत सकते थे, क्योंकि मेरा बड़ा इधर कंटैक्ट रहा है। जब मैं वाइस चेयरमैन था, मैं प्रेसिडेंट रहा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जम्मू कश्मीर का, तो मुझे फ़ोन अभी भी आ रहे हैं कि भैया वोट किस, जो ओबीसी का वोटर है कि भैया किस साइड वोट डाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई थोड़े दिनों बाद बताएंगे, जो पार्टी की डायरेक्शन होगी किसको वोट डालना है बताएंगे। जी। तो मुझे लगता है जम्मू कि कश्मीर का ओबीसी भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। आपने मात्र 8% आरक्षण दिया उनको, मैं भी आप लॉलीपॉप दे दिया। मैं भी सहमत हूँ उससे। जो मेरी मैंने आपको पहले बताया था कि डबल फिगर में हमें देंगे, मेरी बात हुई थी जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे भी, तो बाकी आगे भी हुई थी। तो हमें इन्होंने बोला है कि हम आपको 14% के आसपास अभी दे देंगे, उसके बाद देखेंगे। जी। तो 14% नहीं दिया और 8% दिया। तो मैंने देखा कि मुझे लगता है ये सारा LG साहब ने ये सारा किया कि इन्होंने जो पहाड़ी, जो उनके प्रेशर में आके, एक दिन हम भी मिलने गए थे, कोई 15-20 लोग धन्यवाद करने गए थे कि
हमारा ओएससी का ओबीसी हो गया। जी। तो उसी दिन एक पहाड़ियों का भी वहाँ पर डेपुटेशन है, तो कोई 200 नेताओं का था वो। कोई उस प्रेशर में मुझे लगता है इन्होंने वो 10% कर दिया। हालांकि इनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर नहीं है वहाँ पर, मैं खून के साथ लिख के देता हूँ ये बात। हमारे साथ धोखा किया ना, मैं इसमें क्यों पीछे रहूँगा। चाहे हमारी एलजी इधर बैठा हुआ है, हमारे साथ इन्होंने ओबीसी के साथ बड़ा गलत किया बेसिकली ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ओबीसी ने आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। नाराज ओबीसी का नाराज है, कांग्रेस की ओर तो नहीं जा रहे हैं। मैंने आपको बोला कि 70-30 का रहेगा जी, 70-30 रहेगा। वो इतना नहीं ज़्यादा गया, लेकिन गया थोड़ा बहुत। 30 आपकी साइड है कि 70 हमारी साइड है जी, और 30 कांग्रेस की साइड है। जी, हमारा अगर 14% बोला है तो 14% होना चाहिए था। जी, जिनकी हमारी 45 लाख पॉपुलेशन है, एक 5 लाख या 4.5 लाख पॉपुलेशन है, तो उनको आप 10% दे रहे हैं। 10 इधर दे दिए, 10 पहले वालों को 20% दे दिए। इतनी पॉपुलेशन नहीं है। क्या आपने अपना ये दुख दर्द मैंने हाईकमांड को सुना दिया है और बड़े जोर शोर से सुनाया, ऐसे नहीं सुनाया मैंने। हाईकमान का क्या कहना है? हाईकमांड कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन है भाई, अभी इसके बाद बात करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हाँ भाई साहब, आपने सभी ने बोला कि भाई ये 14% कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हुआ? बात तो ये है। जी, क्या हाईकमान ने आपको एश्योर किया कि पुनर्विचार किया जाएगा? हाँ, ये बात हुई है सारी। जी, हाँ, ये सारी हाईकमान सारे बैठे थे, 4-5 लोग उसमें बड़े नेता बैठे थे। जी, तो मैंने बड़े ज़ोर शोर से अपनी बात रखी थी कि ओबीसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी तो कोई 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर एससी है जैसा 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी में, एसटी है वो भी 15-20 कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर पहाड़ी है तो वो भी 10 कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर ओबीसी है तो वो पूरी 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप ऐसे इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करने का कारण क्या सोचते हैं आप? कमजोर है? नहीं, ऐसी बात ओबीसी नहीं। तबका कमजोर है, क्यों ऐसे निगलेक्ट कर दिया बेसिकली गया? बात ऐसे है कि कुछ बातें होती है। देखो, मैंने जो बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं, एक तो हमारा जो जितना भी तबका है वो सब दिहाड़ीदार है। 1-आधा% कोई नौकरी में भी है, वो दिहाड़ी तोड़कर कहीं जाता नहीं है। जो एम्प्लॉई है वो आ नहीं सकता। वही हुआ ना, आप कमजोर हैं फिर। तो उससे कुछ बातें हैं जो, नहीं तो मजबूत लोग हो ना, फाइनेंशियली भी मजबूत हो ना, तो फिर सब चलता है, फिर आगे पीछे होता है सारा। क्या ये मान लिया जाए कि ओबीसी की सुनवाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, OBC सुनवाई की मोर्चा बात, की सुनवाई जो पेरेंट बॉडी है उसमें नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बात रखते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन जो करवानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंटल बॉडी है, जो बड़े नेता हैं, वो ही करवाएंगे। हम तो कह ही सकते हैं ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो 8% हुआ, जो सब एलजी साहब ने उनके पहाड़ियों के प्रेशर में आके, जो उस दिन 200 लोगों का डेपुटेशन है ना, उसमें सब नेता थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई इलेक्टेड का भी कोई बंदा बना नहीं, ना कोई एमएलए बनाना, ना कोई कुछ। उनके पास पहाड़ियों के पास कौन नहीं है, मुझे ये बताओ। पहाड़ियों के पास कौन सा एमएलए नहीं है, ये बताओ मुझे। जी, उनके पास तो सभी एमएलए हैं, बड़े बड़े नेता हैं उनके पास। जी, उसके प्रेशर में आके मुझे लगता है जो एलजी साहब ने ये किया है, लेकिन अच्छा नहीं किया है ओबीसी के लिए। मैं ये कहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को, मैं खुद नाराज़ हूँ बेसिकली, क्योंकि मैंने बड़ा काम किया भारतीय जनता पार्टी। 35 साल का बड़ा अरसा होता है, एक ओबीसी नहीं था, मैंने जोड़े ये लोग सारे। मैं कहना चाहूँगा कि जिसका हक है, जितना हक है, उसको उतना हक मिलना चाहिए। जब आपने शीर्ष नेताओं से बात की थी, हाईकमान से बात की थी, तो उनका क्या कहना था? उन्होंने यही कहा कि अब जब इलेक्शन हो जाती है, बैठेंगे, बात करेंगे कि इसके लिए रिव्यू करेंगे कुछ ना कुछ, के भाई आपका और बढ़े, तो बढ़ना भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक ओबीसी को सेंटर में तो 27% ही मिल रहा है, 8 से कैसे संतुष्ट हो गए आप? नहीं, वो ठीक है आपकी बात। मैंने एक बार एक पहले इंटरव्यू में आपसे बात कही थी कि जो सेंटर दे रहा है 27% दे रहा है, लेकिन ड्यूटीज़ और जो स्टेट्स हैं वो जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देते हैं हम। तो उसमें मैं भी ये चाहता हूँ कि 27% होना चाहिए जी, लेकिन वो ड्यूटी और स्टेट्स का अपना अपना जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से वो देते हैं। आप को लगता है कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जो वादा नहीं, जो वादा डबल फिगर में, तो आपने मेरे साथ भी हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने मेरे साथ, हम सबके साथ, जो हमारे जितने भी नेता हैं उनके साथ बात हुई थी कि भाई हम 14% आपके लिए कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, ख़त्म तो होगा नहीं आज ही।
जी लेकिन वो मैं भी झूठा पड़ गया हूँ कि 10 डबल फिगर में इन्होंने नहीं किया। मैं आपको सच बताऊँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ सियासत में रहते हुए भी। जैसा और नो में मैं बात करता हूँ। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे बोल देते हो, पार्टी वाले भी नाराज होते हैं। भाई ये मेरा वहाँ स्वभाव और टटरी का इलाज नहीं होता कभी भी। अगर मैं काम करता हूँ पार्टी का, दिन रात काम करता हूँ, तो फिर बात भी रखने में मुझे हक होना चाहिए। बात जो रखनी है मैंने करनी है, चाहे मुझे नुकसान हो चाहे फ़ायदा। उसके मैंने लोगों की बात रखनी, ओबीसी की बात रखनी है, उसमें मुझे किसी से कोई वो परेशानी नहीं है मुझे जी। वो मैंने रखनी। जो भाजपा का कार्यकर्ता है और ओबीसी से ताल्लुक रखता है वो आपसे भी नाराज होगा, पार्टी से भी नाराज होगा। वो तो है। तो उनको कैसे मनाओगे आप? नहीं, अभी हुई थी बात, हम बैठे थे सारे, जी। बातचीत हुई, फिर यही कहा, सब ने कहा कि भैया बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है तो हमें लगना चाहिए। सब मान गए, तो सब ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बैठकें की हैं, सब जगह काम हुआ है। और हमारे पास मंडल से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक हमारे कार्यकर्ता हैं और हर जगह हमारी टीमें बनी हुई हैं और हर टीम ने काम किया है ऐसी। यशपाल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आप कहता है कि आप किसी और पार्टी को वोट दिलवाएं कश्मीर में, बारामूला हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, तो क्या आपका वर्कर कैडर वोट डालेगा उसको? हाँ डालेगा, क्यों नहीं डालेगा जी डालेगा। क्या वर्मा साहब आपको लगता है कि ये इस बार के 2024 के चुनाव इंडिया बनाम यानी भारत बनाम विश्व है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के एक पूर्व नेता ने भी ये कहा है कि राहुल ऑन फायर। बेसिकली जो मेरा मानना है ना जी। अब मुझे ऐसी बात नहीं करनी, लेकिन जो राहुल गांधी है ना, वो मैं हो सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ। मुझे तो लगता है उसके मुकाबले में एक किसी 10 साल के बच्चे को एक टॉपिक दिया जाए बोलने के लिए लिख के, और एक तरफ राहुल गांधी जी को दिया जाए बोलने के लिए एक टॉपिक पर, उसके आगे पीछे नहीं जाना कहीं भी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी 30 लाइनें उस टॉपिक पर नहीं बोल सकते, और वो 10 साल का बच्चा चाहे देखकर ही बोलेगा वो बोल जाएगा, और इसको भी वो लिख के देना ये नहीं बोल पाएगा। तो फिर वो कहाँ लोग कॉन्फिडेंस उस पर करेंगे, मुझे नहीं लगता है। यशपाल जी, वो अमेठी से जीत के आते रहे हैं, इस बार रायबरेली से उन्होंने पर्चा भरा है, जहाँ मर्जी नहीं जीत भरा है, लेकिन लोगों ने कुछ सोच के ही वोट दिया होगा ना भाई साहब। क्या सोच के वोट दिया होगा? मैं बताता हूँ ना, अब वो वाला जमाना ख़त्म हो गया। पिछली बार देखो क्या हालत हुई इसकी, 3 से जगह से लड़ रहा है, 2 जगह से लड़ रहा है। जिस बंदे को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक सीट से जीत जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि फिर आप देख ही सकते हैं। वो एक डोगरी में कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि एक बात रुआर की करता है, वो पार की करता है। वो वही बातें करता है जो किसी को समझ नहीं आती, बोलता क्या है वो, तो फिर क्या बोलेगा वो। लेकिन कांग्रेस का टारगेट है पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी और मिनॉरिटी, और अपने टारगेट पर कांग्रेस काम कर रही है। अपने जितने भी कैंपेन है उनकी प्रचार जहाँ जहाँ ना कर रहे हैं, इन तीनों पे फोकस कर रहे हैं और इन तीनों को डरा रहे हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा आई तो आपका आरक्षण गया। नहीं, आरक्षण नहीं जाएगा जी, मैं बताता हूँ। हो सकता है मोदी जी के कोई और टारगेट हो, कोई बड़ा करने की बात हो। आरक्षण को मैंने आपको पहले बोला, आरक्षण को नहीं हिला सकता कोई भी। जिसको सरकार में आगे रहना है ना, वो आरक्षण को नहीं हिला सकते, क्योंकि मुझे लगता है जो सरकारी आंकड़े हैं हिंदुस्तान के, वो 85% SC ST OBC या आदिवासी 85 से भी ज़्यादा है पॉपुलेशन है। तो उनको कैसे नाराज़ कर सकते हैं ये बताओ। फिर अगर जिसने इस सियासत में नहीं रहना है, सरकार में नहीं रहना है, तो वो उसकी छेड़खानी कर सकते हैं उसके साथ। जिसने आगे भी सरकारें बनानी, वो इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते कभी भी। ये जो कांग्रेस कह रही है आर्थिक सर्वे करवाना है, लोगों के संपत्ति जांचनी है, उसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा हो सकती है? अब वो कांग्रेस ही जाने जी। अब उनके दिमाग की बात हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र भी ले जाएंगे वो। बेसिकली बात ऐसे है भाई साहब कि उसमें मैं तो ये सोचता हूँ वो ऐसे बुखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने एक एजेंडा होता है ना बंदे का, पार्टी का एजेंडा होता है
किसी ना किसी लाइन पर पार्टी चलती है। इनकी लाइन ही कोई नहीं है, 10 तो लाइनें हैं इनकी, तो कहाँ जाएंगे ये? जब 10 लाइनें होती तो गाड़ी जरूर पलटेगी। तो इनकी गाड़ी पलट गई है, 10 लाइनें बिछा के ना इनकी गाड़ी पलट गई है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं पूरा जो इनका इंडिया आप बोल रहे हैं ना, कहीं 100 सवा 100 का भी आंकड़ा ये छू पाएंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक का ये कहना है, उनका ये आरोप है कि अब एनडीए सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं, वो दिल्ली से दूर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा, मैंने कंपेन किया, मैंने कोई अभी तक 8 जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई अभी तक जी पूरे हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में, मैंने सभी में काम किया है। जितनी एमएलए की इलेक्शन हुई उनमें मैं कम से कम मैंने 20 इलेक्शन में काम किया है। चाहे पंजाब में जाके किया है, चाहे कहीं हिमाचल में जाके किया है, जहाँ पर कारपोरेशन की इलेक्शन हुई है, सरपंचों की इलेक्शन हुई है, तो एक थोड़ा एक्सपीरियंस है। जनता जो है ना, जो मैंने देखा है, जनता जो है वो मोदी पर पूरा कॉन्फिडेंस जतवाती जी। लोग कहते हैं कि भाई, पता चलता है जब आप लोगों में जाओगे, लोगों में जाने के बाद जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, उनके गिले शिकवे भी होते हैं। कोई भी सरकार है वो पूरा सेटिस्फाई नहीं किसी को भी कर सकती। हम घर में नहीं किसी 4 लोग होते हैं उनको नहीं सेटिस्फाई कर सकते। ये तो हमारा 140 करोड़ का हिंदुस्तान कहीं है। आपको प्रचार के दौरान एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर लगा कि 10 साल हो चुके हैं, आप काम नहीं कर पाए, और ख़ासतौर पर आपने तीसरी मरतबा फिर कैंडिडेट रिपीट? नहीं, हाँ थी वो, लेकिन बातचीत सुनते थे हम। जहाँ मेरा कभी पहले भी मैं कंपेन करता था, आधा घंटा पौने घंटे में हम एक बैठक ख़त्म कर देते थे। लेकिन इस बार 1.5 घंटा भी लगा एक बैठक को। कारण यही था। लेकिन बाद में मैं उनकी बातें सुनता था, चाहे वो आधा घंटा बोले, कोई सभी लोग बोलते थे, मैं सुनते रहता था। लेकिन बाद में मैं जब उनकी बातें ख़त्म हो जाती तो मैं उनको बोलता कि अब मैं बोल सकता हूँ, फिर मैं बोलता था। तो फिर मैं उनको समझाता था। लेकिन वही लोग नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाते थे, वही भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते थे, वही लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नारे लगाते थे, वही लोग जुगल किशोर शर्मा जी के नारे लगाते कि हमने वोट तो भैया भारतीय जनता पार्टी को डालना और नरेंद्र मोदी जी को वोट डालना। जी। 2019 में जब आप प्रचार करते तो 2024 में प्रचार, क्या अंतर आपको दिखा? अंतर मैंने आपको बता दिया जी, समय का। पहले मैं आधे घंटे में मीटिंग खत्म करता था, आधे घंटे में आप सेटिस्फाई कर लेते थे, अब 1.5 घंटा लगता था एक बैठक को। प्रॉब्लम तो आई उसमें, लेकिन लोगों ने वोट आखिर वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को वोट डाला। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस प्रचार कर रही है कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान ये बदल देंगे, इसका नुकसान होगा? नहीं होगा। ये डरा रहे हैं पिछड़े वर्ग को। नहीं, ये दलितों को डरा रहे हैं कि आप आरक्षण ले जाएंगे, और हमने देखा कि दलित का वोट जो है डाइवर्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ। वैसे बात ठीक है आपकी, जिन्होंने बड़ा प्रचार किया इसके लिए। लेकिन लोग भी समझते हैं कि संविधान नहीं चेंज हो सकता कभी भी। अगर संविधान चेंज होगा तो कैसे चलेगा हिंदुस्तान, मुझे बताओ ना। इसी संविधान पर ही पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। जितना भी पूरा तंत्र, जंतर मंत्र तंत्र जो है वो इस संविधान पर टिका हुआ है। संविधान खत्म हो तो फिर कैसे चलेगा सर, मुझे बताओ। चल सकती है वो कंट्री बिना संविधान के? ऐसे ही लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया हुआ है, गलत प्रचार कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं यार कैसा बंदे हैं, अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर हिंदुस्तान कैसे चलेगा। जी। ये नहीं लेकिन कुछ ना कुछ डर तो आपको भी लगा हुआ है। 2 चरणों के बाद खुद मोहन भागवत को आके कहना पड़ा कि जो आरक्षण है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी, यानी जो उनका कांग्रेस का एजेंडा वो हावी हो रहा है। बेसिकली हुआ क्या, वो एक वीडियो वायरल हुई अमित शाह जी की, फेक वीडियो, उसके बाद बयान आया। जी। तो बयान आया तो नेचुरली सियासत है और इलेक्शन है, तो इलेक्शन के दौर में तो ये सब बातें चलती हैं। मोहन भागवत ने यही बयान दिया कि भैया आरक्षण को ख़त्म नहीं किया जाएगा, ना ही कोई छेड़छाड़ की जाएगी। उनको भी लगा कि ये जो गलत मैसेज एक गया तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक बयान दिया है, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है ये गलत मैसेज या फेक वीडियो कितना नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी को? देखो, जो कांग्रेस का गलत मैसेज है वो नुकसान नहीं पहुंचाने वाली जी। लेकिन जो वीडियो वायरल होना उससे नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है। जी। कितना नुकसान हो सकता है? हो सकता है 2-4% उससे नुकसान हो। 2-4% स्विंग होता है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को लाभ दे सकता है। हाँ बिल्कुल।
उसमें आप कितना रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, हम लगे हुए हैं लोगों को समझाने के लिए कि फेक वीडियो थी। अब वो बंदे ही पकड़ लिए, मुझे लगता है एक आपका बंदा था, कोई एक कांग्रेस का था, एक 3 लोग थे वो। जी। तो उन पर FIR हुई है, मुझे लगता है उनको सजा हो जाएगी। आजकल तो सीधा कि जो भी फेक वीडियो डालता है उसको पनिशमेंट है। लास्ट में आपकी ये 2 सीटें, इसमें आपको क्या उम्मीद है? हम जीतेंगे भाई साहब, मार्जिन चाहे कम हो जाएगा, जीतेंगे हम, ये पक्का है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना, वो बीजेपी जीतेगी, दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। यशपाल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आज फिर आपने मुझे जी मौका दिया लोगों से रूबरू होने के लिए जी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।